किया है, तो आपको जो बात समझ नहीं आ रही थी अभी समझ आ जाएगी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने कल मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने टाइप्स पढ़े थे कि मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन वाज होमोजेनियस मिक्सचर एंड द सेकंड वन वाज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जिसको लेके हमने एग्जाम्पल पढ़े थे कि जिसमें हमने शुगर को एक टीस्पून ऑफ शुगर को हमने एक टेस्ट ट्यूब में हल किया हुआ था, जबकि दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने टीस्पून ऑफ सैंड हमने डाला था एंड वी स्टेयर बोथ द टेस्ट ट्यूब। जब हमने दोनों टेस्ट ट्यूब को स्टेयर किया, हिलाया, तो उसमें जाहिर बात है कि शुगर जो था वो हल हो गया, तो वो डिसअपियर हो गया था, जबकि सैंड जो था वो हल नहीं हो रहा था। तो दैट मीन्स कि वो डिसअपियर नहीं हुआ, वो गायब नहीं हुआ, और आपको वैसे ही दिख रहा होता है। तो जब आपके पास कोई चीज, कोई सोल्यूशन आप बनाते हो, कोई मिक्सचर बनाते हो, और आपके पास वो मिक्सचर बनने के बाद आप उसके कंपोनेंट्स के दरमियान फर्क ना कर सको, डिस्टिंग्विश ना कर सको, डिफरेंशिएट ना कर सको, आप उनको डिस्टिंग ना बता सको एक दूसरे से, तो आपने कहना है कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है। और जब आपके पास क्या होगा कि एक मिक्सचर आपने बना दिया है और आप तब भी उनके जो कंपोनेंट्स है आप उनको एक दूसरे से अलग बता सकते हो, मतलब उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिस्टिंक्ट बता सकते हो एक दूसरे से, तो आपने फिर कहना है कि ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। जैसे कि मैंने आपको कल एक एक्टिविटी दी थी, दैट वाज एक्टिविटी। अच्छा, ये दूसरा एग्जांपल था, हमने कल पढ़ा था कि आयरन और सल्फर हम लेते हैं, आयरन फिलिंग्स। मैंने आपको कहा था आयरन फिलिंग्स कहते हैं लोहे के टुकड़ों को, फिलिंग्स मीन टुकड़े, ठीक है। तो जो पाउडर फॉर्म में हम आयरन लेते हैं, मतलब कि आयरन को हमने ग्राइंड किया होता है, तो उसको हम फिर कहेंगे आयरन फिलिंग्स, ठीक है। तो जो आयरन फिलिंग्स होते हैं वो, और सल्फर जो कि येलो कलर में था, आप उनको दोनों को लेते हैं और आप उनको मिक्स करते हैं, ठीक है, बाय सम सॉर्ट ऑफ स्टिरर। आप किसी भी तरीके से आप उसको मिक्स कर सकते हो। तो आपने उसको मिक्स कर दिया है, तो आपके पास एक ग्रे कलर का मिक्सचर बन जाता है। अब जब तक आपने इसको हीट नहीं दिया होता, तो ये तभी तक मिक्सचर ही रहता है, ठीक है। अगर आप इसका मीन अलग करना चाहते हो, तो आपने क्या करना है कि आपने इनके ऊपर मैग्नेटिस यूज करना है, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेट जो है उसकी जो एफिनिटी है, उसकी जो अट्रैक्शन है, वो लोहे की तरफ है, मतलब कि आयरन की तरफ है। तो आपने क्या करना है कि आपने आयरन की इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आप मैग्नेट को उसके ऊपर घुमाओगे, तो आपके पास जो आयरन है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, जबकि आपके पास जो सल्फर है वो पीछे रह जाएगा। ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था कि जैसे आपने किसी चीज को पकड़ना होता है ना, तो आप उसके लिए चारा डालते हो। जैसे कि आप मछली को पकड़ना चाहते हो तो आप उसके लिए चारा डालते हो। इस तरह से आप शेर को पकड़ना चाहते हो तो आप उसके लिए चारा डालते हो। आप किसी बकरी वगैरह को पकड़ना चाहते हो, किसी हिरन वगैरह को पकड़ना चाहते हो, तो आप उसके लिए चारा डालते हो। तो इसी तरह से यहाँ पे हम आयरन की वो प्रॉपर्टी की वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, वही प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था। अच्छा, आज जो मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी, अगर आपको याद है कल, ठीक है, तो उसमें ये था कि आपने वाटर लेना है 4 अलग बर्तनों में, और उनमें आपने कुछ चीजों को ऐड करना है, जिसमें था मिक्सचर ऑफ सैंड, बेकिंग सोडा, इंक एंड ऑयल, ठीक है। आपने सैंड पानी में डालना है एक बोतल में या एक ग्लास में, दूसरे ग्लास में जिसमें आपने पानी डाला हुआ है उसमें आपने बेकिंग सोडा डालना है, यानी खाने का सोडा डालना है, और तीसरे ग्लास में आपने डालना है इंक, और चौथे में आपने ऑयल डालना है। अब आपने ये अगर कल किया हुआ हो तो आपको पता चल गया होगा कि जो मिक्सचर ऑफ सैंड इन वाटर है एंड मिक्सचर ऑफ ऑयल इन वाटर, दे आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि पानी में ऑयल भी हल नहीं हो रहा होता। मतलब कि अगर आप पानी में ऑयल डालते हो ना, तो आप तब भी बता सकते हो कि ऑयल कहाँ पे है और पानी कहाँ पे है, ठीक है। इसी तरह से पानी में जो सैंड है वो भी हल नहीं हो रहा होता, हल नहीं हो रहा होता सैंड भी, ठीक है। तो इस वजह से आप ये भी बता सकते हो कि ये दोनों जो है, मतलब ऑयल इन वाटर एंड सैंड इन वाटर, दीज आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। वाइल बेकिंग सोडा, अब जब पानी में डालते हो बेकिंग सोडा को, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि ये नॉर्मली हम घरों पे यूज भी करते हैं। ये एक टोटका है एक किस्म का, जिससे हम जो एसिडिटी होती है ना, आपकी स्टमक की एसिडिटी होती है, उसको हम क्योर करते हैं। कि जब आपको स्टमक में बर्न हो रहा होता है, स्टमक बर्न हो रहा होता है, आपको एसिडिटी हो रही होती है, तो आप क्या करते हो कि आप क्वार्टर ऑफ अ टी स्पून आप लेते हो
सोडा और उसको आप पानी में हल करते हो, ठीक है। तो जब आप पानी में हल करके उसको पीते हो तो आपकी जो एसिडिटी है उससे आपको रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप इंक को पानी में डालते हो तो आपने देखा होगा जब आप इंक को पानी में डालते हो तो आपके पास एक हल्के रंग का, आपके पास जितना आपने इंक डाला होता है ना उस पर डिपेंड करता है, तो आपने जितना इंक डाला होता है उसके कलर के मुताबिक आपके पास एक मिक्सचर बन जाता है। जब आप उसको देखते हो तो आप ये नहीं बता सक रहे होते हो कि इसमें पानी कहाँ पे है और इसमें इंक कहाँ पे है, क्योंकि वो एक जैसा ब्लू दिख रहा होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो भी होमोजीनियस मिक्सचर है। तो अगर आप डिस्टिंक्शन कर सकते हो कंपोनेंट्स के दरमियान, कंपोनेंट्स के बीच, अगर आप एक मिक्सचर लेते हो और आप उसके कंपोनेंट के दरमियान डिफरेंशिएशन कर सकते हो, आप उसको डिफरेंट बता सकते हो, तो दैट मीन्स कि दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वाइल अगर आप नहीं कर सकते, मतलब आप नहीं बता सकते कि कौन सा मिक्सचर, कौन सा कंपोनेंट कौन सा वाला है या कहाँ पे है, तो मतलब कि आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, तो फिर आपने कहना है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो सैंड और ऑयल इन वाटर है दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, व्हाइल बेकिंग सोडा एंड इंक इन वाटर आर होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और रीजन आपने बता दिया है, क्योंकि बेकिंग सोडा और इंक इन वाटर का जो मिक्सचर है उससे हम उसमें हम नहीं बता सकते कि उसमें हम मतलब कंपोनेंट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। वो होमोजीनियस दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन है उनकी, ठीक है। और जो सैंड इन वाटर है, ऑयल इन वाटर है, तो उसमें हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, उसमें हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, वो एक जैसा नहीं दिख रहा, दे डू नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट इट्स मास एंड दैट्स व्हाई दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। तो ये आप लोगों ने रीजन मतलब जस्टिफिकेशन में आपने देनी है, रीजन में आपने बताना है, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, वो आपके पास है डिफरेंशिएशन, मतलब कि आपने बताना है कि मिक्सचर्स और कंपाउंड में क्या फर्क है। अच्छा, ये जो टेबल्स होते हैं ना, ये आपके पास दो तरह के होते हैं। एक तो आप कहते हो कि कंपेयर कर ले, ठीक है। आपको कभी कभी आपको आपसे क्वेरी की जाएगी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंपेयर द टू, जैसे कंपाउंड और मिक्सचर यहाँ पे दिया गया है, तो आपको वहां पे 2 और 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस दी गए होंगे, डिफरेंट चीजें दी गई होंगी, डिफरेंट एंटिटीज दिए गए होंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि इनको कंपेयर कर ले। तो जब आप कंपैरिजन करते हो ना दो चीजों के दरमियान या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान, तो फिर आप सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज दोनों लिखोगे। सिमिलैरिटीज मतलब कि उनमें क्या एक जैसा है, एंड डिससिमिलैरिटीज मीन कि उनमें क्या मुख्तलिफ है। तो अगर आपको ऊपर आ जाए, जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंसेस ना, तो आपको अगर आ जाए कंपेयर, तो कंपेयर में आपने दोनों लिखने हैं, मींस कि आपने सिमिलैरिटीज भी लिखनी है और डिससिमिलैरिटीज भी लिखनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन किया गया हो कि डिफरेंसेस बता दे, तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ डिससिमिलैरिटीज लिखनी है, आपने सिमिलैरिटी नहीं लिखनी, आपने एक जैसापन नहीं लिखना, आपने वो लिखना है जो उनमें मुख्तलिफ है, ठीक है। तो डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स मीन कि व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज दैट डिफरेंशिएट अ कंपाउंड फ्रॉम अ मिक्सचर, वो प्रॉपर्टीज कौन से हैं जो कंपाउंड को क्या करते हैं, एक मिक्सचर से मुख्तलिफ बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मिक्सचर्स और कंपाउंड में दोनों में जो कॉम्बिनेशन होती है ना उसमें फर्क है। कंपाउंड में जो कॉम्बिनेशन होती है, जो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, जो सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, दे आर केमिकली कंबाइंड, वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। जबकि मिक्सचर्स में जो सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं दे आर फिजिकली कंबाइंड, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कॉम्बिनेशन हेडिंग देनी है ऊपर, ठीक है। और आपने कहना है कि इट इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स। कंपाउंड के लिए आपने लिखना है इट इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन। आपको मैंने कहा था केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है कि अ टोटली न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म, अ टोटली न्यू सब्सटेंस, अ टोटली न्यू सब्सटेंस मीन कि इट may have या it doesn't have any of the property of the components, कि इसमें इनके कंपोनेंट्स की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। तो अ टोटली न्यू सब्सटेंस जब बनेगा तो आपने कहना है कि इट इज अ केमिकल कॉम्बिनेशन। इफ अ टोटली न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म then it would be a chemical combination. तो it is formed by the chemical combination of atoms of the element. element के atoms जो होते हैं जब वो chemically combine होंगे तो वो क्या बनाएंगे, compounds बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे, compounds, ठीक है। जबकि mixtures जो होते हैं they are formed by the physical combination or mixing of the substance, कि आप फिजिकली कंबाइन करोगे दो सब्सटेंसेस को, सब्सटेंसेस मीन की एलिमेंट्स और कंपाउंड जो भी आपने लिए हो, आपने एलिमेंट्स लिए हो, आपने कंपाउंड लिए हो, या आपने दोनों लिए हो,
तो उन सब्सटेंसेस को आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जहां भी आप केमिस्ट्री में सब्सटेंस वर्ड देख लो ना, सब्सटेंस वर्ड आप यूज करते हो, तो इसका मतलब होगा कि आप एलिमेंट्स और कंपाउंड का जिक्र करना चाह रहे हो, एलिमेंट्स और कंपाउंड का। तो इट इज फॉर्म बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑन मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंस, कि आप फिजिकली दो चीजों को कंबाइन करते हो बाय मिक्सिंग देम, तो इसको हम कहेंगे मिक्सचर। क्या कहेंगे उनको? मिक्सचर। अच्छा, फिर यहाँ पे देखिए द कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स कहते हैं अज्जा को, जो जुज होते हैं ना, जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास उनको कहा जाता है कंस्टिट्यूएंट्स। द कंस्टिट्यूएंट्स लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। जो कंपाउंड है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप एक केमिकल कॉम्बिनेशन होगी, केमिकल कॉम्बिनेशन में एक टोटली न्यू सब्सटेंस बनेगी जो कि डेट डू नॉट हैव एनी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे आपने दैट मींस कि कंस्टिट्यूएंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लूज कर रहे हैं, खो रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज, जो उनके ओरिजिनल प्रॉपर्टीज होते हैं ना, वो अब नहीं रहेंगी, वो अब नहीं रहेंगी। तब जैसे कि हमने अभी मेटल आयरन और सल्फर का पढ़ा, कि जब हम आयरन और सल्फर को लेते हैं, उनको हम फिजिकली मिक्स करते हैं, तो फिर भी आयरन ने अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं की हुई है, अब भी वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। दैट मींस कि इट डज नॉट हैव लॉस इस प्रॉपर्टी, उसने अपनी प्रॉपर्टी प्रॉपर लॉस नहीं किए हुए, और वो रिटेन कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी बरकरार रख रहा है, इसीलिए वो जो मैग्नेट है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन जब हमने आयरन और सल्फर को लिया, उसके मिक्सचर को लिया और उसको हीट किया, और उससे आयरन सल्फाइड बना, मतलब EPS बना, EPS, ठीक है, तो फिर वो आयरन की जो वो प्रॉपर्टी थी कि इट इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, तो वो फिर आपके पास वो नहीं रही। तो दैट मींस कि इसने अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर ली है। तो आपने याद रखना है कि कंपाउंड में जब केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट होंगी, तो जो एलिमेंट्स के एटम्स होंगे वो अपनी प्रॉपर्टी, जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज है, वो लॉस कर लेंगे। वो क्या कर लेंगे? लॉस। जबकि मिक्सचर में जब फिजिकल कॉम्बिनेशन होगी, जब मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंसेस होगा, तो उनमें जो कंस्टिट्यूएंट होंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करेंगे। रिटेन का मतलब है बच्चे बरकरार रखना, बरकरार रखना प्रॉपर्टी। जब आपकी प्रॉपर्टी लॉस नहीं होती ना, तो दैट मींस कि आप बरकरार हो। जैसे कि एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई बच्चा है, कोई शहजादा है या कोई शहजादी है जो कि क्लास में जो है वो पोजीशन होल्डर है, फर्स्ट आ रहा है, ठीक है, अब वो हमेशा से फर्स्ट आ रहा है, दैट मींस कि ही इज रिटेनिंग हिज पोजीशन और हर पोजीशन, ठीक है। लेकिन अगर वो फर्स्ट, मतलब एक दफा फर्स्ट आ गया है, फिर दूसरी दफा वो सेकंड आ गया है, फिर थर्ड, और उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लॉस कर ली है, इट मींस कि इट हैज लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्रॉपर्टी, ही हैज लॉस्ट और शी हैज लॉस्ट इट्स हर और हिज ओरिजिनल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी आपने यही कहना है, ठीक है बच्चे, कि अगर कंस्टिट्यूएंट अपनी प्रॉपर्टीज लॉस करते हैं तो वो कंपाउंड बनाएंगे, वो केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, और अगर कंस्टिट्यूएंट अपनी प्रॉपर्टीज बरकरार रखते हैं तो वो फिजिकल कॉम्बिनेशन होगा, और वो क्या बनाएंगे? मिक्सचर बनाएंगे। फिर उसके बाद अगर आप लोगों ने कंपाउंड के प्रॉपर्टीज पढ़े थे, तो आपको उसमें याद होगा कि हमने वहां पे पढ़ा था कि कंपाउंड्स ऑलवेज हैज फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। ऑलवेज हैज फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास होने का मतलब है कि उनकी कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होगी, कभी चेंज नहीं होगी। और अगर आप कंपोजिशन चेंज करोगे तो वो कंपाउंड चेंज हो जाएगा, मतलब वो डिफरेंट कंपाउंड होगा। जैसे कि हमने H2O और H2O2 का पढ़ा था, H2O वाटर, तो उसमें 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, 2:1 में, तो वहां पे था H2O, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये रेशो चेंज कर दी, मतलब कंपोजिशन चेंज कर दी, ठीक है, हमने 2:2 कर दी, H2 और O2 कर दिया, तो फिर वो कंपाउंड जो है वो डिफरेंट होगा। तो आपने याद रखना है कि कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होंगे, फिक्स्ड कंपोजिशन होंगी उनकी, और जब कंपोजिशन फिक्स्ड होती है तो प्रॉपर्टीज फिक्स्ड हो ही जाती है, ठीक है। जब कंपोजिशन फिक्स होगी तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? फिक्स हो ही जाएंगी, ठीक है। जैसे आपने एक बोतल लिया हुआ है, आपने उसमें 1 लीटर आपने पानी लिया हुआ है, उसमें आपने 10 ग्राम या 20 ग्राम आपने उसमें चीनी डाल दी है, तो उसकी मिठास और दूसरी बोतल में भी आपने सेम कंडीशन रखा, तो उन दोनों की मिठास जो है वो सेम रहेगी। हाँ, अगर एक में आप 2 लीटर पानी लेकर उसमें 20 ग्राम डाल दो चीनी, और दूसरे में 1 लीटर पानी में 20 ग्राम डाल दो, तो तब उसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज होगी, तो प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड, केमिस्ट्री में कंपाउंड की बात करें तो केमिस्ट्री में कंपाउंड की कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड होगी, और अगर आप ये कंपोजिशन चेंज करोगे, ठीक है, तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चे? चेंज। तब वो कंपाउंड नहीं रहेगा, वो कंपाउंड नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि एक बंदा है, वो एथलीट है, एथलीट मीन्स वो दौड़ वगैरह में हिस्सा ले रहा होता है, जैसे कि बोल्ट, जैसन बोल्ट वगैरह आपके पास मुख्तलिफ है ना, आपने अपनी
टीवी पे देखा होगा, मुख्तलिफ गेम्स में एथलीट्स होते हैं जो कि रन कर रहे होते हैं ट्रैक पे, ठीक है। तो अब वो रन करते हैं क्योंकि उनके पैर होते हैं, अगर आप उनके टांगे मतलब उनकी कोई एक्सीडेंट हो जाती है और आप उनके टांगे काट लेते हो, तब वो आपके पास उस तरह से रन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर आप कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड चेंज करोगे, आप उनकी प्रॉपर्टीज चेंज करोगे, आप उनकी कंपोजिशन, जैसे उनकी दो टांगे थी आपने वो कंपोजिशन चेंज कर दी, तो अब उसकी प्रॉपर्टीज वैसी नहीं रही, अब वो एथलीट नहीं रहेगा, वो कंपाउंड वो नहीं रहेगा। तो कंपाउंड ऑलवेज हैज फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, कंपाउंड की कंपोजिशन हमेशा फिक्स्ड होगी। अगर आपकी कंपोजिशन चेंज करोगे तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। जबकि मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, मिक्सचर की कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। जैसे मैंने आपको कल बताया था, अगर आप पानी लेते हो, आप उसमें चीनी थोड़ी डाल देते हो तब भी वो शरबती रहेगा, अगर आप उसमें ज्यादा चीनी डाल देते हो, मीठा बना देते हो, तब भी वो शरबती रहेगा। आप चाय लेते हो, उसमें आप चीनी कम डालते हो तब भी वो चाय रहती है, अगर आप चीनी ज्यादा डाल के आप उसको पी रहे हो तब भी आपके पास वो चाय ही रहती है। दैट मीन्स कि वो मिक्सचर सेम है, वही चाय है, लेकिन आपने उसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज कर दी है। तो मिक्सचर्स की कंपोजिशन जो है वो आप चेंज कर सकते हो, वो फिक्स नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप कंपाउंड की कंपोजिशन चेंज करोगे तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो फोर्थ नंबर डिफरेंस है, फोर्थ नंबर जो इनमें इख्तिलाफ है, जो इसमें चेंज है, वो है द कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से हम कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड को सेपरेट करना है तो उसके लिए हमने केमिकल मेथड्स यूज करने हैं। कौन से मेथड्स? केमिकल, क्योंकि ये केमिकली कंबाइन हुए हैं। और इसको आपने अलग भी कैसे करना है, केमिकली करना है। जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी, डायमंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड। आपने लोहे को लोहे से काटना है, आपने शेर को हराना है तो शेर से लड़ाना होगा, ठीक है। आप शेर को किसी बकरी वगैरह से लड़ा के आप उसको नहीं हरा सकते, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी डायमंड कट्स डायमंड का मतलब है, आप वो वाला जो प्रोवर्ब है या जो भी है आपके पास, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो कि द कंपोनेंट ऑफ द कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, क्योंकि वो केमिकली कंबाइन हुए हैं। तो दैट मींस कि वो केमिकली ही आप उसको सेपरेट कर सकते हो, फिजिकली वो सेपरेट नहीं होंगे। फिजिकली जैसे मैंने आपको बताया था, आप बाय डिस्टिलेशन करते हो, बाय फिल्ट्रेशन करते हो, बाय बॉइलिंग करते हो, या जो भी तरीके आप नॉर्मली यूज करते हो ना, आप उनका कोई वजूद होता है, ठीक है। आप उनको नॉर्मली कर सकते हो, तो आपके पास फिजिकल मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि द कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, और आपको मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि दे आर केमिकली कंबाइंड, तो दैट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स, नॉट बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। और चूंकि मिक्सचर्स जो होते हैं, उनके कंपोनेंट जो होते हैं वो फिजिकली कंबाइन होते हैं, दैट मींस कि दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। आप उनको फिजिकली अलग भी कर सकते हो, अगर वो फिजिकली कंबाइन हुए हैं ना, तो आप उसको फिजिकली अलग भी कर सकते हो। याद होगा बच्चे, जैसे हमने कल आयरन को और सल्फर के मिक्सचर में से आयरन को मैग्नेट के थ्रू, मैग्नेटिज्म के थ्रू आपने उसको अलग किया था, तो मैग्नेटिज्म इज आल्सो अ फिजिकल मेथड, ठीक है। तो फिजिकल मेथड से अलग करने का मतलब है कि जब आपके पास दो चीजें फिजिकली कंबाइन होंगी तो आप उनको फिजिकली अलग कर पाओगे, जब केमिकली कंबाइन होंगे तो आप उसको फिजिकली अलग नहीं कर पाओगे। तो दैट मींस कि आपने उनको अलग भी करना है तो केमिकली करना है। याद होगा बच्चे। अच्छा, उसके बाद आपके पास है डिफरेंस नंबर 5, जो पांचवा इख्तिलाफ है इन दो चीजों के दरमियान, इन दो अशिया के दरमियान। तो वो है आपके पास कि एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास किसी चीज की कंपोजिशन फिक्स्ड होती है ना, तो इनका एक खास फार्मूला होता है। जैसे मैंने आपको मिसाल के तौर पर इनके साथ जो मैच कर रहा था, वो एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास कोई रेसिपी होती है ना, आपकी मम्मा को कोई रेसिपी आ रही होती है, आपकी मम्मा जो है वो कोई कोफ्ते बना सकती है, शाही कोफ्ते बना सकती है, वो कोई शामी कबाब बना सकती है, या कोई भी चीज वो बना सकती है, तो उनकी एक खास रेसिपी होती है, और वो रेसिपी जो होती है ना, वो फिक्स्ड होती है। अगर वो रेसिपी आप मतलब उनसे आधा अधूरा आप उनसे सीख लेते हो और वही आप बनाने की कोशिश करते हो, तो आप उनकी तरह बना नहीं सकते हो, ठीक है। तो जब आप मम्मा की तरह वो नहीं बना सक रहे होते हो, तो दैट मीन्स कि आपने वो रेसिपी में गड़बड़ की हुई होती है। तो यहाँ पे आपके पास जब कंपाउंड की कंपोजिशन फिक्स्ड है, कंपाउंड की कंपोजिशन आपके पास चेंज नहीं हो रही, तो दैट मींस कि दे हैव अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला इज जस्ट लाइक अ रेसिपी फॉर अ डिश। जो भी आपके पास डिश होता है ना, तो उसके लिए जो रेसिपी होती है, केमिकल फार्मूला भी बिल्कुल उसी की तरह है कि जो आपको बताता है कि वो कंपाउंड जो है वो किन एलिमेंट से बना है और वो एलिमेंट किस रेशो में कंबाइन हुए हैं। ये हमने पढ़ा था आगे, ठीक है। अच्छा, उसके
बाद की जो हम मिक्सचर में जो इसका पार्ट पढ़ते हैं तो वो है आपके पास इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more कंपोनेंट एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। जो मिक्सचर होते हैं ना उनके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो तो 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं, चेंज आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग चाय में इलायची डाल के पी लेते हैं तो दैट डजंट मीन कि वो चाय जो है वो अब अलग हो गई है, ठीक है। तो यही आपको कह रहे हैं यहाँ पे, जब इनकी 2 या 2 से ज्यादा चीजें कंबाइन होती है ना तो वो चूंकि उनका रेशो फिक्स नहीं है, उनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं है, तो दैट मीन्स कि उनका कोई रेसिपी नहीं होगा, उनकी कोई केमिकल फार्मूला उनका नहीं होगा। तो मिक्सचर्स में चूंकि 2 या 2 से ज्यादा जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मौजूद तो होंगे लेकिन उनका रेशो जो है वो फिक्स नहीं है, उनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं है, दैट मीन्स कि दे डू नॉट हैव अ केमिकल फार्मूला, उनका कोई केमिकल फार्मूला नहीं होगा, ठीक है। दे डज डू नॉट हैव, ठीक है। उसके आगे जो हमने पढ़ा तो वो था कंपाउंड के लिए, कंपाउंड की कंपोजिशन फिक्स्ड होती है तो उसका केमिकल फार्मूला भी होगा आपके पास, और वो फार्मूला अगर आप चेंज करोगे, वो कंपोजिशन आप चेंज करोगे, वो रेशो आप चेंज करोगे तो कंपाउंड जो है वो अपनी नेचर जो है वो खो देगा, वो फिर वो कंपाउंड आपके पास नहीं रहेगा। डिफरेंस नंबर 6 जो आपके पास है कि कंपाउंड जो होता है वो हमेशा होमोजीनियस होगा, क्योंकि कंपोजिशन फिक्स्ड होती है ना बच्चे, तो होमोजीनिटी उसमें आ जाती है। जब कंपोजिशन फिक्स्ड होगी तो होमोजीनिटी या होमोजीनियस नेचर उसका हो ही जाता है, क्योंकि जब आप कंपोजिशन चेंज नहीं करते हो ना, मतलब आपने जैसे आपकी हाँ आपकी असेंबली होती है ना, असेंबली, तो आपके हर लाइन में अलग अलग क्लास के बच्चे खड़े होते हैं, खास डिस्टेंस पे खड़े होते हैं, ठीक है, जो लाइंस होते हैं उन पे खड़े होते हैं। तो अगर आप वो चेंज नहीं करते हो तो आपका जो शेप होता है ना, सारी स्टूडेंट्स का जो शेप होता है, मे बी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप, तो वो आपके पास वैसे ही रहता है, वो होमोजीनियस रहता है। अगर आप अपनी जगह से हिल नहीं सकते, आप अपनी जगह पे फिक्स्ड हो, तो आपकी जो कंपोजिशन है वो वैसी रहती है, वैसी आप दिख रहे होते हो, ठीक है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप अपनी ब्रेक टाइम में, अपनी जो आपकी लिविंग टाइम होती है, जब स्कूल से छुट्टी आपकी हो जाती है तो आप उस टाइम देखते हो तो आपकी वहां पे फिर आपकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, क्योंकि 3 4 4 बच्चे जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो साथ साथ चल रहे होते हैं, तो कहीं पे ज्यादा बच्चे होते हैं, कहीं पे कम बच्चे होते हैं, ठीक है, कभी 2 जा रहे होते हैं, कभी 6 जा रहे होते हैं, कभी 10 जा रहे होते हैं, तो ये आपके पास जब कंपोजिशन चेंज होती है तो वो होमोजीनियस नहीं रहते, ठीक है। अच्छा, तो जैसे अगर हाँ अगर लाइन में जा रहे हो तो फिर वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं, और कहीं पे अगर कोई बच्चा लाइन से हट रहा है तो वो हेटेरोजीनियस हो गया है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ भी आपके पास है कि कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस रहेंगे, क्योंकि कंपाउंड की कंपोजिशन फिक्स्ड होती है ना तो वो होमोजीनियस रहते हैं। और मिक्सचर्स में चूंकि कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म हो भी सकती है और नहीं भी, मैंने आपको परसों बताया था अगर आपको याद है। तो यूनिफॉर्म और फिक्स्ड दोनों अलग बातें होती है, ठीक है। फिक्स्ड होना एंड यूनिफॉर्म होना, ठीक है। फिक्स्ड मीन जो चेंज नहीं होता, यूनिफॉर्म मीन जो एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो हर कोई चीज जो एक जैसी दिख रही होती है वो जाहिर बात है, वो इसका मतलब हर किसी नहीं होगा कि वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। शायद वो चेंज हो रहा हो लेकिन अपेरेंटली आपको दिख रहा हो कि वो एक जैसा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने याद रखना है कि कंपाउंड जो है वो होमोजीनियस होंगे, हमेशा होमोजीनियस होंगे, जबकि मिक्सचर्स जो है उनकी अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म फिक्स ना भी हो लेकिन यूनिफॉर्म हो तो वो होमोजीनियस होंगे, और अगर यूनिफॉर्म ना हो, ठीक है, तो वो हेट्रोजीनियस होंगे। तो कंपाउंड दोनों हो सकते हैं, मीन कि दे कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, व्हाइल कंपाउंड मिक्सचर जो होते हैं दे कैन बी बोथ, मतलब कि होमोजीनियस भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, व्हाइल कंपाउंड जो होते हैं वो सिर्फ हमेशा आपने याद रखना है कि वो होमोजीनियस ही होंगे, ठीक है। अच्छा, आपको आगे अगर आप देखें तो आपने 3rd नंबर में पढ़ा था कि कंपाउंड की कंपोजिशन फिक्स होती है जबकि मिक्स की कंपोजिशन फिक्स नहीं होती। तो आपको मैंने कहा था जब कंपोजिशन फिक्स्ड होगी ना तो प्रॉपर्टीज अल्टीमेटली फिक्स हो जाएगी, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट या जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज है, कलर शेप जो भी हो, ठीक है, तो वो आपके पास प्रॉपर्टीज में आते हैं। और शार्प होने का मतलब या फिक्स होने का मतलब, शार्प का मतलब है वन वैल्यू, वन वैल्यू जब आपके पास होती है ना जिसकी वैल्यू 1 होती है, वन वैल्यू मतलब कि जैसे कि हाँ जैसे कि आप लोग एग्जाम के लिए आते हो ना, एग्जाम के लिए तो आपको कहते हैं कि आपने शार्प 9 o'clock आना है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर आप 9 o'clock से आगे आते हो या आप उससे बाद में आते हो ना तो आपको एग्जाम कंडक्ट कराने या एग्जाम में पार्टिसिपेट कराने आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जब शार्प का वर्ड यूज हो जाए तो दैट मीन्स कि वन वैल्यूड है, ठीक है। अब अगर शार्प नहीं है तो दैट मीन्स को हम रेंज कहते हैं, रेंज। जैसे आप शादी में जाते हो ना, शादी में तो आपको कहते हैं कि
जो तमाम है, जो खाना है, वो 10 बजे से 1 बजे तक है। दैट मीन्स कि आपको एक रेंज दे रहे हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। इसका मतलब हर किसी नहीं कि आप 11 बजे जाओगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। आप 10 से लेकर 1 तक कभी भी जा सकते हो और आप वहां पे खाना जो है वो टूट सकते हो, खा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपाउंड जो है उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट होगी वो शार्प होगी, मतलब कि वन वैल्यूड होगी, जबकि और फिक्स्ड होगी। वन वैल्यूड का मतलब है ही बस फिक्स्ड ही होगा, ठीक है। जबकि मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन ही फिक्स नहीं होती तो उनकी प्रॉपर्टीज भी फिक्स नहीं होगी। उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स होंगी या जो फ्रीजिंग पॉइंट या जो भी प्रॉपर्टी होगी वो शार्प नहीं होगी, वन वैल्यूड नहीं होगी, ठीक है। वन वैल्यूड मीन्स कि वो एक वैल्यू पे नहीं, जैसे कि आप पानी लेते हो तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस है। अब 0 मीन्स कि एक ही वैल्यू है। 1 डिग्री सेल्सियस पे पानी फ्रीज नहीं होता, 2 डिग्री सेल्सियस पे पानी फ्रीज नहीं होता, ठीक है। 0 पे फ्रीज होना स्टार्ट होता है, तो दैट मीन्स कि 0 1 वैल्यू है आपके पास, ठीक है। 100 पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, बॉयल जो उबलना स्टार्ट हो जाता है ना, बॉइलिंग जिसको हम कहते हैं, तो वो 100 पे होता है। दैट मीन्स कि वो शार्प है, 100 शार्प, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई कहे कि एक चीज है आपके पास और वो इस टेम्परेचर से यहाँ तक, मतलब कि 40 से 50 तक वो मेल्ट होती है, दैट मीन्स कि वो शार्प नहीं है। तो आपने याद रखना है कि अगर इस तरह की कंडीशन आपको आ जाए कि आपको कोई कहे कि आपके पास कोई चीज है और वो मेल्ट हो रही है यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर पे, जैसे 40 से 50 तक, तो आपने समझ देना है कि वो जो सब्सटेंस है वो प्योर नहीं है, वो मिक्सचर है आपके पास। क्या है वो? मिक्सचर। तो आपने याद रखना है कि मिक्सचर की कंपोजिशन जो होगी, उनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती तो उनके प्रॉपर्टीज भी फिक्स नहीं होंगे। उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, जितनी भी प्रॉपर्टी है वो शार्प भी नहीं होंगी और फिक्स्ड भी नहीं होंगी, ठीक है। इस के साथ आपको ये समझ आ गया होगा, तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, आपको कुछ वैसी आपसे पूछ रहे हैं कि अभी तक जो आप दुनिया में टाइम गुजार चुके हो, तो क्या आपके सामने कभी ये बात आई है, आपने कभी ये जाना है कि एटम में जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, एटम में कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं? 3। फंडामेंटल कहते हैं बच्चे बुनियादी को, बुनियादी जर्रात। बुनियादी जर्रात वो होते हैं बच्चे जिनसे आपकी प्रॉपर्टी डिसाइड होते हैं। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, जिनसे आपके प्रॉपर्टी डिसाइड होते हैं। आपके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिनसे आपके आप कौन से नेचर के हो वो आपको पता चलता है, आप किस किस्म के मतलब हो आप, वो आपको पता चलता है, ठीक है। तो इसी तरह से फंडामेंटल पार्टिकल्स मीन बुनियादी जरात। बुनियादी जरात मीन्स कि इन 3 जो जरात है इन पे एटम्स के प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं। एटम्स के खुसूसियात जो है वो इन 3 जरात पे, इन 3 पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? फंडामेंटल, बुनियादी जरात, ठीक है। तो एटम्स कंसिस्ट ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये आप लोगों ने, आप कह रहे कि आप क्या आप जानते हो कि एटम में जो है वो 3 फंडामेंटल जरात होते हैं, 3 बुनियादी पार्टिकल्स होते हैं। और वो पार्टिकल जो है दैट इज आई मींस दैट इज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। वो प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो न्यूक्लियस में होते हैं, मरकजी में होते हैं, सेंट्रल पोर्शन में होते हैं। न्यूक्लियस मरकजी को कहते हैं, उर्दू में मरकजा कहते हैं। जबकि इसका जो सेकंड, जिसका साइनोनिम यूज कर सकते हो आप, मुतरादिफ लफ्ज जो इसके लिए यूज कर सकते हो, दैट इज सेंट्रल पोर्शन, ठीक है। सेंट्रल पोर्शन ऑफ दी जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो उसको हम न्यूक्लियस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे सेल का सेंट्रल पोर्शन न्यूक्लियस कहलाता है, एटम का सेंट्रल पोर्शन जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि जो 3 फंडामेंटल जरात है ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं, मतलब कि सेंट्रल पोर्शन ऑफ द एटम में होते हैं, ठीक है। वाइल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में वो रिवॉल्व करते हैं। अच्छा, 2 टर्म्स हम नॉर्मली यूज करते हैं, एक को रिवोल्यूशन कहते हैं। रिवोल्यूशन मीन जब ऐसे आपके पास कोई चीज घूम रही हो ना, ऐसे इस रास्ते पे किसी किसी खास सेंटर के गिर्द घूम रही है, तो उसको रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और एक आपके पास जब कोई चीज अपनी जगह पे घूम रही होती है, अपनी जगह पे, जैसे ये यहाँ पे घूम रहा है ना, तो उसको स्पिनिंग कहते हैं, स्पिनिंग, ठीक है। तो स्पिनिंग एंड रिवोल्यूशन में ये फर्क है कि स्पिनिंग अपनी जगह पे घूमने को कहते हैं, जबकि रिवोल्यूशन जो है वो किसी खास सेंटर से या किसी खास पार्ट से, किसी खास ऑब्जेक्ट से रिवॉल्व करने को या घूमने को, उसके गिर्द चक्कर लगाने को कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व मींस कि रिवॉल्व का मतलब यहाँ पे है कि ये ऐसे घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे हैं? रिवोल्यूशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपने साथ याद रखना है कि एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इन विच इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर होंगे, वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमेंगे, जबकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने अपने साथ अपने जहन में बिठा देना है, ठीक है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक 1.2.2 जो आपके पास है, दैट इज
एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस यूनिट के हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर अगर आप ये समझ देते हो तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो समझ आ जाती है, ठीक है। एटॉमिक नंबर के जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है जेड, ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन पढ़ रहे हैं डिटेल से। तो एटॉमिक नंबर के साथ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है जेड, दैट मींस कि ये इसका सिंबल है, ये इसका क्या है, सिंबल है, ठीक है। तो इट हैज बीन फाउंड दैट एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अदर एलिमेंट्स बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है कि जितनी स्टडी करी गई है ना, तो उससे पता चला है कि जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं ना, एक एलिमेंट के एटम्स दूसरी एलिमेंट के एटम्स से मुख्तलिफ होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के बेस पे। अगर मतलब ये है इस बात का कि अगर दो एलिमेंट है आपके पास और उनके एटम्स आपको एटम्स दी गए हैं और आपको बताया जाए कि आपने बताना है कि इसमें जो एटम्स है ये एक ही एलिमेंट के हैं या मुख्तलिफ एलिमेंट के हैं, तो आप उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से बता सकते हो कि अगर उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, दैट मींस कि दे बिलोंग टू सेम एटम, दे आर ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, दे बिलोंग टू सेम एलिमेंट, ठीक है। और अगर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है तो दैट मींस कि दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि एटम्स के जो स्टडी करी गई है ना, तो इन तीन पार्टिकल्स में मतलब कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में जो एटम्स होते हैं ना ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, वो डिफर करते हैं एक दूसरे से प्रोटॉन्स के नंबर के बेस पे। मतलब कि उनमें सिर्फ प्रोटॉन की तादाद जो है वो मुख्तलिफ होती है, हमेशा मुख्तलिफ रहेगी। मुख्तलिफ होती है का मतलब है कि हमेशा मुख्तलिफ रहेगी, वो कभी सेम नहीं होगी आपके पास, ठीक है। तो अगर प्रोटॉन नंबर चेंज तो दैट मीन्स कि वो एटम ऑफ जो एलिमेंट है वो चेंज है आपके पास, ठीक है। तो ये आपने अपनी ये पॉइंट आपने अपने साथ अंडरलाइन कर लेनी है कि जो एटम्स होते हैं वो डिफर होते हैं, जो एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो डिफर होते हैं फ्रॉम वन अनदर बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये वही बात जो है आपको दोबारा से बताई गई है थोड़ा सा सिंपल करके कि कोई दो एलिमेंट ऐसे नहीं होंगे जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो, सेम। मतलब कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज तो एलिमेंट चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपने साथ याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको कह रहे हैं कि एज द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब एटम जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का पता कैसे चलता है, तो आपने उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारना है। इलेक्ट्रिक फील्ड मींस कि आपने उसको एक प्लस और माइनस के दरमियान में से, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, आपने उसके प्लस वायर और जो माइनस वायर होते हैं ना उनके दरमियान में से आपने उसको पास करना है। तो आप उससे पास करते हो, वो जिस तरफ मुड़ेगा दैट मींस कि उस पे उसका अपोजिट चार्ज है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो किसी को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो किसी को रिपेल करते हैं। रिपेल मींस धक्का देते हैं एक दूसरे को। तो अगर आपने बताना हो कि कोई चीज आपके पास कौन सा चार्ज है उस पर, तो आप उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कर दो। अब वो प्लस की तरफ मुड़ा दैट मींस कि उस पर माइनस चार्ज है, ठीक है। और अगर वो माइनस की तरफ मुड़ा तो दैट मींस कि उस पर प्लस चार्ज है, ठीक है। और अगर वो बिल्कुल नहीं मुड़ा, बिल्कुल सीधे के सीधा गया, मुड़ा ही नहीं, ठीक है, तो दैट मींस कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। और जब चार्ज नहीं होता तो उसको हम न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल। दैट मींस के अब प्रोटॉन, आपने अपने जो अर्लियर ग्रेड्स है आपके 7th और 6th वगैरह में, वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब एटम में तो दोनों मौजूद है, मतलब कि प्लस भी है और माइनस भी है, तो ये न्यूट्रल कैसे हुआ, तो न्यूट्रल इसलिए हुआ क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों सेम है, और जब आपके पास प्लस और माइनस सेम होते हैं ना तो उसका रिजल्टेंट जो है वो जीरो आएगा। वो क्या आएगा, जीरो, ठीक है। अच्छा चलिए, यहाँ तक आज के लिए बस है। अभी आपको जो क्वेश्चन है आपके वो आप पूछना चाहते हो तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। जो बच्चे हैं वो हैंड रेस कर सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन करना चाह रहे बच्चे वो हैंड रेस करें जल्दी से अपना, और फिर मैं जब आपको अनम्यूट करने के लिए कहूंगा तो आप जल्दी से बता दें अपना क्वेश्चन। शाबाश, करिए पहला। जी बच्चे बताएं, किसी को कोई क्वेश्चन है जी। खुशहाल खान, बच्चे बताएं, बताएं बच्चे, शाबाश, चले जल्दी। खुशहाल खान, खुशहाल खान बताएं बच्चे। अच्छा किसी और को क्वेश्चन है तो जल्दी से हाथ हाथ रेस करे, शाबाश, हैंड रेस करे। शाबाश, बात नहीं कर रहा वैसे।
जी बच्चे, हमजा शाफी बच्चे बताएं। जी स्कूल कब खुलेगा? स्कूल अभी तो फिलहाल डिसाइड नहीं हुआ बच्चे, ठीक है, 28 तक शायद खुल जाए। अच्छा, इसके बाद और कोई क्वेश्चन है का तो बताए बच्चे। ईमान सही जिसने हाथ रेस किया था, वो कोई क्वेश्चन है तो बता दे बच्चे। बच्चे बताए क्वेश्चन, जो लेक्चर के दौरान किसी ने हाथ रेस किया था ना, बुशरा थी आई थिंक एंड एक ईमान थी बच्ची, तो वो बताए क्या क्वेश्चन है आप लोगों का। जी खुशहाल खान बताए। खुशहाल खान क्वेश्चन करिए जल्दी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी और किसी का क्वेश्चन है बच्चे? जी ईमान सईद बच्चे बताए, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सल्फर का कॉमन नेम बताएं। किसका बच्चे? सल्फर। सल्फर का कॉमन नेम ही सल्फर है बच्चे, ठीक है, सल्फर ही इसको कहते हैं और नॉर्मली हम इसको गूगल कहते हैं पश्तो में, ठीक है। आम रोटीन में जो हम बोलते हैं इसे। हाँ पश्तो में हम उसको बच्चे गूगल बोलते हैं, गूगल, ठीक है। ये पंसारी जो होते हैं ना हकीम, उनके पास मिल जाता है गूगल, और ये खारिश वगैरह जो होती है ना उसके लिए यूज करते हैं। जी बच्चे और कोई क्वेश्चन है? जल्दी से बता दें, जस्ट 1 मिनट है हमारे पास, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें, नहीं तो 4 मिनट से क्वेश्चन कर लीजिए, चलिए बंद करें।